sorry to say, if कमीने is a गाली, साले is a गाली, then what about the चापलूस, what about the आस्तीन का सांप, and what about the बिकाऊ लोग। अगर अभद्र भाषा साले और कमीने हैं तो अभद्र भाषा ये भी है। अभद्र भाषा की कोई कैटेगरी नहीं है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि वो लिखा गया और यहाँ पे बोला गया। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि सरिता जी ने अपने बोले हुए शब्दों का सोशल प्लेटफॉर्म पे आके माफ़ी मांग ली। और डिफरेंस सिर्फ इतना है कि बैक टू बैक इतना कुछ बोलने के बाद भी अभी तक भी ये रियलाइजेशन नहीं हुआ कि शब्द तो आपने भी गलत और ख़राब इस्तेमाल करे हैं। अगर पीपल आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम सरिता एंड जेठू जी कि वो आके सॉरी बोले, देन वाई यू पीपल आर नॉट आस्किंग फ्रॉम सचिन जी कि वो भी आके माफ़ी बोले, क्योंकि उन्होंने भी यहाँ पे उन लोगों को चापलूस बोल दिया है, उन लोगों को बिकाऊ बोल दिया है, उन लोगों को आस्तीन का सांप बोल दिया है, जो लोग अभी तक आके कुछ बोले ही नहीं, जो सिर्फ इतना ही बोल रहे हैं जो वो देख रहे हैं, जो सिर्फ इतना ही बोल रहे हैं जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है उसे जल्दी से हिट कर दें ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूंगी तो आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो ऑलमोस्ट 2 से 3 दिन हो चुके हैं सरिता जी को चुप हुए हुए, लेकिन वहाँ से सचिन जी अभी तक भी चुप होने का नाम नहीं ले रहे हैं। लास्ट वीडियो जिसमें सरिता जी ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया था अबाउट द टॉपिक कि आखिरकार इशू की जो रिकॉर्डिंग्स थी वो उन तक कैसे पहुंची, क्या वो रिकॉर्डिंग्स ब्लैकमेल करके मंगवाई गई या वो रिकॉर्डिंग्स वाया मामा जी के थ्रू मंगवाई गई। तो वहाँ पे उनकी लास्ट वीडियो में उन्होंने अपनी वो पूरी सच्चाई, अपने वो पॉइंट्स प्रूव कर दिए थे कि रिकॉर्डिंग ना तो किसी से ब्लैकमेल करके मंगवाई गई है, इनफैक्ट रिकॉर्डिंग खुद सामने वाले ने पहले रिकॉर्ड करी और उसके बाद उनको अवेलेबल करवाई। उसके बाद से अभी तक उनका ऐसा कोई भी ना तो पोस्ट आया है ना ही कोई वीडियो आई है अबाउट दिस कंट्रोवर्सी। लेकिन वहीं पे उनके इस ऑडियो के बाद सचिन जी ने पहले तो टारगेट किया रिएक्शन वालों को, उसके बाद आई थिंक उन्होंने एक चापलूसों के ऊपर वीडियो बनाई है जो मैंने आज देखी। आई थिंक वो वीडियो कल आ गई थी बट मैंने आज देखी, तो जहां पे सरिता जी ने अपना पॉइंट भी प्रूव कर दिया है और वो शटअप कॉल लेके एक साइड भी हो गई हैं इस कंट्रोवर्सी से। लेकिन वहीं पे सचिन जी अभी भी वीडियो पे वीडियो छाप रहे हैं। अब अगर हम लोग फिर से थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएं तो आप लोगों को याद होगा कि एग्जैक्टली ये मुद्दा शुरू कहां से हुआ था। मुद्दा शुरू हुआ था इशू के घर जाने से कि सडनली सचिन जी इशू के घर क्यों गए। क्या उनकी इंटेंशन इशू के घर जाना कुछ और थी या फिर वो सिर्फ और सिर्फ इशू की हेल्प के मोटिव से उसका चैनल प्रमोट करने के लिए उसके पास गए थे। इसके अलावा दाएं बाएं साएं की कोई भी बात नहीं थी, सिर्फ सवाल ये उठाया था सरिता जेठू जी ने, जिसके जवाब में पहले तो सरिता जी की कोई अगस्त वाली चीज़ें सामने आई, उसके बाद जनवरी वाली चीज़ें सामने आई, उसके बाद उनकी मेहमान नवाजी, उनका नेचर, उनका घमंड, उनका एटीट्यूड, उनकी गाली गलौज, बहुत सारी चीज़ें समझ में आई। लेकिन जो मेन क्वेश्चन था उसका आंसर दिया ही नहीं गया। जैसे तैसे मेन क्वेश्चन का आंसर दिया भी गया तो वो वीडियोस ऑलरेडी झूठी प्रूव हो गई, वो ऑडियोज स्पेशली वो ऑलरेडी झूठी प्रूव हो गई, क्योंकि जिस बंदी ने सचिन भैया को वीडियो दी उसी बंदी ने सरिता जी को भी वो वीडियो प्रोवाइड करवाई, है ना। तो वहाँ पे झूठे प्रूव हो गए थे ये लोग। लेकिन डाइवर्ट मुद्दा कहीं से कहीं पहुँच गया। जून से लेकर अगस्त से लेकर जनवरी से लेकर वहाँ तक मुद्दा पहुँच गया। लेकिन मुद्दा सिर्फ एक था और वो था कि क्या इशू का मिलना सचिन से कोई प्लानिंग का हिस्सा नहीं था। क्या वो सिर्फ और सिर्फ सरिता जेठू जी को टारगेट करके उनके उस इमोशनल पॉइंट पे हिट करना नहीं था, जो कि आई थिंक ऑडियंस को एक ट्रांसपेरेंसी मिल गई है। लेकिन अब सवाल पैदा ये होता है कि जिनको चापलूस बोला जा रहा है वो आई थिंक कुछ व्लॉगर्स हैं जिन्होंने फ्रंट फुट पे आके बात करी है। लेकिन वो चापलूस क्यों हैं? क्योंकि बात यहाँ पे थी इशू की और सचिन जी की इशू, लेकिन वहाँ पे बात आ गई फिर सरिता जी के आओ भगत की, उनकी मेहमान नवाजी की, उनकी बच्ची के बेबी शावर की, जिस बच्ची के लिए सचिन जी खुद बोलते हैं कि मैं बच्चियों के लिए बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करता हूँ, बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो उस छोटी बच्ची के बेबी शावर तक की बातें बीच में आ गई, जो आई थिंक आने का मुद्दा ही नहीं था। लेकिन वो सब चीज़ें बीच में आ गई, जिसके लिए मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि अगर इतने साल से परेशानियाँ हो रही थी, इतने साल से उनका नेचर इतना बुरा लग रहा था, तो क्यों अपनी बेइज्जती कराने के लिए बार बार उनके चौखट पे गए?
क्यों बार बार उनके दरवाजे पे गए। अब आते हैं चापलूस कौन है। तो चापलूस उनके हिसाब से कुछ वो व्लॉगर्स हैं जो अभी 3-4 व्लॉगर्स ने उठ के सरिता जी के ऊपर बात करी, लेकिन उन्होंने सरिता जी की मेहमान नवाजी के ऊपर बात करी है। उन्होंने कहीं पे भी सचिन जी को ना तो टारगेट किया है ना उनको बुरा भला किया है, बिकॉज वो लोग खुद उस पार्टी का हिस्सा थे, उस पार्टी के विटनेस थे कि क्या वाकई में उन्होंने जिन पार्टीज़ में मेहमानों को बुलाया था क्या उन मेहमानों की बेइज्जती करी थी, क्या उन्होंने उन मेहमानों को ढंग से ट्रीट नहीं किया था। और वो व्लॉगर्स का भी फ्रंट फुट पे आने का कहीं ना कहीं रीज़न यही है कि सृष्टि दीदी जी बीच में आई। सृष्टि जी ने ये वीडियो बनाई और उन्होंने ये बोला कि मुझे -2% भी अच्छा फील नहीं होता था, मुझे वो पॉजिटिव वाइब्स कभी उनके साथ आई नहीं, और वही सृष्टि जी इनके पार्टी का हिस्सा बनी। मान लो अगर हमें कोई इंसान नहीं पसंद आता, एक नॉर्मल ह्यूमन नेचर की मैं बात करूं, तो क्या हम उसकी पार्टी का हिस्सा बनेंगे? हम कोई भी XYZ बहाना करके वहाँ से कट ऑफ कर लेंगे कि नहीं यार क्यों जाना है, वहाँ बेइज्जती होती है, क्यों बार बार मुंह उठा के चले जाएं। क्या कभी भी सृष्टि ने सरिता जी से बातचीत नहीं करी? क्या कभी भी इन लोगों के पर्सनल फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस, चैट्स, इन सब चीज़ों पे बात नहीं होती थी? भैया हमारा तो सिंपल उसूल है, जिससे वाइब्स मैच नहीं करती है हम उससे डिस्टेंस बना लेते हैं। ज़बरदस्ती के लुल्ला पुच्ची नहीं करते हैं कि ज़बरदस्ती बाहर पे आप किसी से बहुत प्यार से बात करो और बाद में अंदर ही अंदर आप उससे कुड़ते हो। तो इसमें बुरे आप भी हो कि मतलब आपके डुअल फेस हैं कि सामने कोई आया तो आपने फेक हंसी कर ली और जब वो वहाँ से निकल गया तो 36 गालियाँ दे दी कि अरे यार इससे तो बात करने का भी मन नहीं करता। तो डुअल फेस यहाँ पे आप भी प्रूव हो रहे हो। तो सृष्टि जी ने जो वो वीडियो बनाई, वो वीडियो भी कहीं ना कहीं टारगेट था उनकी आओ भगत पे, जिसके सपोर्ट में अब कुछ लोग उठ के आए हैं जो लोग उस पार्टी का हिस्सा थे। वो लोग कंट्रोवर्सी पे उठ के नहीं आए हैं, वो लोग इशू और जेठू सरिता जी के जो बीच में कंट्रोवर्सी चल रही है उसके बीच में नहीं आए हैं। वो सिर्फ ये बोलने आए हैं कि उस पार्टी का हिस्सा हम लोग भी थे और हमारे हिसाब से हमें उस पार्टी में कोई भी कमी नहीं लगी। अरे यार मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि एक इंसान एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है, अपनी खुशी सेलिब्रेट करता है अपनों के साथ। पार्टी में अपनों को ही बुलाया जाता है, अपने नियर डियर लोगों को ही बुलाया जाता है और 19-20 हो जाता है। इंसान जो एक्सपेक्ट करके चलता है वहाँ पे 19-20 हो जाता है। पर परिवार वाले क्या होते हैं? ये शिकायत करने वाले होते हैं या गलतियों को दबाने वाले होते हैं। सोचो कि उस पार्टी का मतलब एक बेबी शावर पार्टी, आप सोच सकते हो उनके लिए ये कितना इमोशनल मोमेंट था कि 9-10 साल के बाद उनके घर में एक बच्चा आने वाला था, जिसकी खुशी में उन्होंने अपने नियर डियर लोगों को शरीक किया और उसके बाद उनकी पार्टी पे नाक नुक्स निकाला जा रहा है। लेकिन उस पार्टी का व्लॉग सबने बनाया था, उस पार्टी के व्लॉग वीडियो सबके चैनल्स पे आए और आज जनवरी से लेकर अब जून हो गया है, जून ख़त्म हो गया है, अब जाके उस पार्टी के बारे में लोगों की बुराइयां निकल के आ रही हैं कि उस पार्टी में ये कमी थी, उस पार्टी में वो कमी थी। दोस्त कभी भी दोस्त के घर जाने के बाद इस तरीके की बुराइयां नहीं करते। इनफैक्ट अगर अपना समझते तो उन चीज़ों को कवर अप करने की कोशिश करते। लेकिन आज उनकी पार्टी पे, उनकी आओ भगत पे, उनकी मेहमान नवाजी पे जो उंगली उठी, इसलिए उनके जो व्लॉगर साथी थे जो उस पार्टी का हिस्सा थे, उन लोगों ने आके अपनी आवाज़ उठाई। सचिन जी और जेठू जी की या सरिता जी की कंट्रोवर्सी में नहीं उठाई। वो एक न्यूट्रल मेहमान थे जो उस पार्टी का हिस्सा थे। अब आ जाते हैं कि सरिता जी के घमंड पे। तो मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं इतना ज़्यादा ना मैंने उनके साथ टाइम स्पेंड किया, ना मैं इतना ज़्यादा डीप डाउन उन्हें जानती हूँ, पर मैं अगर अपने आप को उस जगह पे लेके देखूँ कि अगर किसी इंसान के अंदर इतना घमंड है, अकॉर्डिंग टू सचिन जी भी और अकॉर्डिंग टू सृष्टि जी भी, उन्होंने भी ये बोला कि घमंड है, तो वो इंसान मतलब 7-8 महीने की प्रेगनेंसी में अपने मेहमानों को ट्रीट कर रहा है, उनको खाना खिला रहा है और उनके साथ रात रात तक जगा है, मस्ती कर रहा है। कौन घमंडी इंसान ऐसा करता है? अगर किसी को अपने पैसे का घमंड होता है, अपने पावर का घमंड होता है, तो वो किसी से सीधे मुंह बात भी करना ज़रूरी नहीं समझता। आपको उसकी बॉडी लैंग्वेज में एरोगेंस नज़र आ जाएगा। लेकिन आपने देखा कि जब नेहा की बात थी तो नेहा के लिए भी वो किस तरीके से कंसर्न रहती थी, कितना प्यार करती थी, नेहा को पायल पहनाना, उसको हमेशा स्पेशल फील कराना, ये सब उन्होंने करा। कौन घमंडी इंसान ऐसा करता है? जब सपना की बात आई, वो सपना से स्पेशली मिलने सपना के घर तक पहुंची, जहां तक कोई भी व्लॉगर नहीं पहुंच पाया था। अगर सपना को उसके अंदर एटीट्यूड दिखता, एरोगेंस दिखता, तो क्या वो सपना अलाउ करती?
जबकि आपने देखा होगा कि सपना की फैमिली इस समय पे कैसी है, लेकिन उसके बाद भी वो सपना से सपना के घर तक मिलने गई। तो यहाँ पे क्या सपना एक एरोगेंट और घमंडी औरत को, जो कि आपने देखा भी कि एक ही बेड के अंदर 2-2 3-3 लोग सोए थे, कुछ लोग फ्लोर पे भी सोए थे। एक घमंडी इंसान जिसे अपने पैसों का इतना रौब हो, वो किसी के साथ फर्श पे सोता है, या किसी के घर में एक बेड पे 3-3 4-4 लोग शेयर करते हैं, जहाँ पे आपने देखा था कि उनकी सासू माँ मिलने तक नहीं आई थी, लेकिन कभी भी किसी ने इस बात की शिकायत नहीं करी। एक घमंडी इंसान क्या ये शिकायत करता है? देखिए, मैं सिर्फ व्लॉग से जज कर रही हूँ, पर्सनली मैं उनसे मिली नहीं हूँ, पर्सनली मैंने उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं किया है, लेकिन मेरा काम व्लॉग के बेस पर रिएक्ट करना है, तो मैंने ये व्लॉग में देखा है और ये देख के मुझे उनका घमंड नहीं दिखा, ये देख के मुझे उनका कंसर्न दिखा कि उनका कंसर्न था सपना के लिए। वो उनसे मिलने पहुंची, उनके साथ बैठी, उसको स्पेशल फील कराया। और वही कंसर्न जब अपनी पार्टी में उन्होंने अपने फ्रेंड्स को बुलाया तो उनके साथ भी था। अब इनके बीच में क्या बहसबाजी हुई? देखिए, बहस भी वहीं होती है, लड़ाई झगड़े भी कहीं ना कहीं वहीं होते हैं जहाँ हमारी एक्सपेक्टेशन होती है और जहाँ प्यार होता है। तो एक दोस्त होने के नाते, या ये लोग इतने क्लोज थे कि इन लोगों के बीच में जो भी चीज़ें हुई हो, लेकिन वो मुद्दा ये था ही नहीं एक्चुअली, वो पॉइंट लाने का ये मुद्दा था ही नहीं, ये पार्टी को ले आना, घमंड ले आना, ये सब मुद्दा था ही नहीं। मुद्दा सिर्फ ये उठाया था, सवाल सिर्फ ये उठाया था कि सचिन जी ईशू से मिलने आखिर क्यों नहीं गए, जिसका जवाब में उन्होंने कहा कि मैं उसको एक जो उसका नाम गुम हो गया था वो पहचान दिलाना चाह रहा था। लेकिन जो कॉन्वर्जेसन हुई उसमें ईशू खुद कह रही है कि सरिता जी के लिए सचिन ने जो जो चीज़ें बोली हैं आप उन्हें मत दिखाना, आप उन्हें मत सुनाना, वरना उन्हें बुरा लगेगा। तो वहाँ पे आप सरिता जी की बात करने गए थे या उसको प्रमोट करने गए थे? और अगर प्रमोशन की ही बात है तो मेरे पास खुद 3-4 क्रिएटर्स के ऐसे मैसेज आए हैं जिन्होंने कहा कि हमने तो खुद सचिन जी से बोला कि हमारी हेल्प कर दो, हमें फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, लेकिन उन्होंने हमारी हेल्प नहीं करी। क्यों? उन्होंने पूरी भीड़ में सिर्फ इशू को चूज़ किया उनकी हेल्प करने के लिए। हेल्प बोलते हैं उसकी करनी चाहिए जो इंसान ज़रूरतमंद हो। अगर आपका वाकई में इतना हेल्पफुल नेचर है और आप चाहते हैं लोगों की हेल्प करना, उनको एक नाम दिलवाना, तो उन लोगों की मदद कीजिए जो वाकई में नीडी हैं, जिनको वाकई में ज़रूरत है। लेकिन वाई ओनली इशू? क्योंकि उसकी इशू से इशू क्रिएट हो सकता था, इसीलिए ओनली इशू। वेल, यहाँ पे अगर सरिता जी के इमोशंस की बात करें तो इशू और सरिता जी का 36 का आंकड़ा है, बिकॉज वो एक बहुत अनदर लेवल की लड़ाई थी। अब उस लड़ाई में एक बेटी के मान सम्मान और इज़्ज़त की बात थी, है ना? ये बहुत लोगों को पता होगा जो उनके फॉलोवर्स होंगे। सरिता जी के लिए अपनी बहन एक बेटी की तरह है, बिकॉज सरिता दीदी और उनकी बहन के बीच में एक अच्छा खासा 10-12 साल का पूरा डिफरेंस है, एक लंबा चौड़ा डिफरेंस है। तो उनके घर में बेटी नहीं थी उस वक्त, तो वो अपनी बहन को अपनी बेटी की तरह ही समझती थी। और जब बेटी के मान सम्मान इज़्ज़त पे बात आती है तो कोई भी माँ बौखलाती है। और सरिता जी जैसा नेचर जो अपने दोस्तों के लिए भी खड़ी हुई हैं, उनके लिए भी लड़ लेती थी, झगड़ लेती थी, वो इंसान अगर अपनी खुद की बहन के लिए, जिनको वो बेटी समान समझती है, उसके लिए स्टैंड नहीं लेती तो क्या लेती? वेल, जैसे तैसे वो मुद्दा ख़त्म हुआ, उसको दबाया गया, बिकॉज वहाँ पे किसी औरत की, किसी लड़की की, किसी बेटी की इज़्ज़त पे बात आ रही थी। उस मुद्दे को जैसे तैसे करके यूट्यूब से ख़त्म किया गया, सोशल मीडिया पे दबाया गया। तो इशू से मिलना मतलब वापस से उस मुद्दे को फ्रेश कर देना। और कहीं ना कहीं ये रिकॉर्डिंग्स, ये चैट में हमने सुना है कि वापस से वो मुद्दा उठेगा, वापस से ये बात होगी। तो मतलब उनकी बहन की जो इतने टाइम पहले जो बेइज्जती हुई थी या जो भी इश्यूज़ हुए थे, उसको वापस से उठाना क्या मोटिव था? वहाँ पे सरिता जी का बौखलाना जायज़ था, क्योंकि इशू के साथ जो इश्यूज़ हैं वो छोटे मोटे इश्यूज़ नहीं हैं, वो एक नॉर्मल कंट्रोवर्सी नहीं है, वो एक बेटी की, एक बहन की इज़्ज़त की बात थी जिसके लिए उन्होंने उस समय स्टैंड लिया। और अगर वापस से हमें ये इंट्यूशन भी आएगी कि यार ये तो वापस से मेरी बहन के अपमान पे बात आ सकती है, उसके कैरेक्टर पे बात आ सकती है, वापस से उसकी बेइज्जती का एक पूरा प्रपंच रचा जा रहा है, तो वहाँ पे वो इंसान कुल बुलाएगा भी और उसको बुरा भी लगेगा। और वो भी तब जब सामने वाला बंदा उनका इतना गहरा फ्रेंड रह चुका हो, इतना गहरा भाई रह चुका हो। एक बहन अपने भाई से कभी भी ये उम्मीद नहीं करेगी कि इतनी भीड़ में आपने सिर्फ उसी इंसान को चुना जिसका सरिता जी के साथ 36 का आंकड़ा है।
सिर्फ वही इंसान को चुना। तो लड़ाई यहाँ पे सिर्फ इस बात की थी, जो यहाँ पे सरिता जी की बुराइयाँ हो रही हैं, रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं, वहाँ पे वो एक नॉर्मल चीज़ हो ही नहीं सकती। तो मुद्दा सिर्फ ये था, उसके बाद वो मुद्दा अलग अलग जगह जाके डाइवर्ट हो गया। अब जो व्लॉगर्स हैं जो आके उनकी पार्टी का एक्सपीरियंस बता रहे हैं, उनको चापलूस बोलना कहाँ तक सही है। मतलब कंट्रोवर्सी एक इंसान से शुरू हुई, उसके बाद वो दूसरे पे आई, फिर तीसरे पे आई, चौथे पे आई, और अब तक वो चल ही रही है। वो क्यों स्टॉप नहीं हो रही है? आपका बोलने का मतलब ये था कि मुझे ऑफ कैमरा फ़ोन कर लेना, मैं ऑफ कैमरा सॉल्व कर लूँगा। तो आप भी तो ऑफ कैमरा बात कर सकते थे, आपने क्यों ऑफ कैमरा बात नहीं करी? अगर आपकी इंटेंशंस इतनी प्योर थी तो आपने क्यों उनसे ऑफ कैमरा बात नहीं करी और उन्हें नहीं समझाया? अब मैं ये बात उठाना चाहूँगी फ्रेंड्स के बारे में, क्योंकि पार्टी का जिक्र हो गया है, चापलूसों का जिक्र हो गया है, पेड रिएक्शंस का जिक्र हो गया है, दोस्तों यारों का जिक्र हो गया है। तो मैं बोलना चाहूँगी कि कहाँ है वो फ्रेंड्स, कहाँ है वो ग्रुप 6-7 लोगों का, जो ग्रुप ऐसा ग्रुप था कि जिस ग्रुप की मिसाल दी जाती थी। अगर आप अपने दोस्तों को कहीं पे गलत देख रहे हो और आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, इतने गट्स नहीं है अपने दोस्त को ये बताने का कि तुम यहाँ पे गलत कर रहे हो, रोकने की हिम्मत नहीं है, तो आपकी ऐसी दोस्ती की कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है ऐसी दोस्ती का। अगर सरिता जी इतनी गलत थी तो कैसे दोस्त आप लोग थे कि आप उनको सही नहीं कर पाए, उनको उनकी गलती रियलाइज़ नहीं करवा पाए, और अब जब लड़ाई हुई है तो उछल उछल के आके उनकी गलतियाँ, उनका नेचर, उनका घमंड बताया जा रहा है ना। अब चलिए, ये बात तो सिर्फ सचिन जी की है कि सचिन और सरिता जी का कंट्रोवर्शियल मुद्दा चल रहा है। बाकी के फ्रेंड्स, म्यूचुअल फ्रेंड्स कहाँ हैं? क्यों वो आके इस वक्त समझा नहीं रहे हैं? अगर आपको कहीं पे भी किसी पॉइंट पे सरिता गलत लग रही हैं तो क्यों आप सरिता जी को इंडिविजुअल ये चीज़ें नहीं समझा रहे हैं? और क्यों आप सचिन को ये चीज़ें नहीं समझा रहे हो कि सचिन जी मुद्दा वो है ही नहीं। सरिता एक बात पे हर्ट हुई है कि आप इशू से मिलने गए, क्या वाकई में वो एक प्रमोशनल एक्टिविटी थी या वो सच्चाई थी? और जब सच्चाई आप लोगों ने अपने कान से सुन ली, रिकॉर्डिंग में देख ली, तो आज आप लोगों ने इशू को सरिता जी से ऊपर रख दिया। आज इशू के लिए सिंपैथी आप ले आए और आपने सरिता जी से ऊपर इशू को रख लिया, जबकि सरिता जी आपकी दोस्त थी और उन्होंने रिकॉर्डिंग में दिखाया भी। मतलब सब कुछ सुनने के बाद, सब कुछ देखने के बाद आप कैसा ग्रुप हो कि आप लोग कान बंद करके और आंख बंद करके बैठे हुए हो? आप क्यों समझा नहीं रहे हो? आप लोगों को क्यों समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे कौन गलत है कौन सही है? बैक कैमरा आप दोनों इनको समझाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि आप लोगों का ग्रुप स्ट्रांग है, डेफिनेट। आप लोग क्यों एक दूसरे को समझा नहीं रहे हो? आज आप लोगों ने सरिता जी को इतना डाउन कर लिया कि उसके ऊपर आप लोगों ने इशू को रख लिया, है ना। सब कुछ सुनने के बाद भी, सब कुछ देखने के बाद भी, जो इंसान रिकॉर्डिंग करता है उस इंसान की इंटेंशंस प्योर नहीं होती, ठीक नहीं होती। रिकॉर्डिंग करना इल्लीगल है, किसी का रिकॉर्डिंग करना इल्लीगल है। और इंसान रिकॉर्डिंग क्यों कर रहा है, क्या चल रहा है उसके दिमाग में, ये भी तो सोचिए। लेकिन वो किसी ने नहीं सोचा। सोचा तो सिर्फ ये कि सरिता ने ये मुद्दा उठा कैसे दिया, क्योंकि सरिता उस मुद्दे से बहुत ज़्यादा हर्ट हुई थी। उस मुद्दे में सरिता की बहन की इज्जत, उनके परिवार का मान सम्मान दांव पे लगा था, और वापस से उनको वो इंट्यूशन आ गई कि वापस से हमारे परिवार के मान सम्मान को उछाला जा रहा है। तो हर इंसान घबराता है, हर इंसान डरता है, और हर इंसान अपने दोस्त से उम्मीद रखता है कि चाहे कितनी भी लड़ाइयाँ हो जाए, झगड़ा हो जाए, कोई भी इंसान परिवार तक कभी नहीं जाएगा, पर्सनल हार्म करने तक नहीं जाएगा, क्योंकि वो मेरा दोस्त है। एक टाइम पे हम एक बहुत अच्छा रिश्ता शेयर करते थे, उस रिश्ते की इज़्ज़त में वो कभी ऐसा नहीं करेगा। लेकिन उनको ये इंट्यूशन आई कि नहीं, ये कुछ गलत हो रहा है, तो उसी समय पे उनकी उस इंट्यूशन को क्लियर करना चाहिए था। लेकिन इंट्यूशन क्लियर ना करते हुए एक अलग टॉपिक उठा दिया गया, और वो था जनवरी की पार्टी का टॉपिक, जिसके लिए सृष्टि का वीडियो बनाने का कोई भी मतलब नहीं था। लेकिन उन्होंने भी इस बात में वीडियो बनाया, उनकी आओ भगत पे सवाल उठाया, ये तक बोला कि अगर वो छींक देती हैं तो 4-4 नौकर आके खड़े हो जाते हैं।
जबकि ये कोई बोलने वाली बात नहीं थी। हर इंसान अपनी किस्मत का खाता है, ऊपर वाले का दिया हुआ सब कुछ है। जिसके पास जो फैसिलिटी है वो ऊपर वाले की दी हुई है। आज अगर वो इतना कमा पाते हैं या इतने अफोर्ड कर पाते हैं, उनकी बदौलत किन्हीं 4-5 लोगों का रोज़गार चलता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इस चीज़ को बोलना ज़रूरी नहीं था कि छींक मारो तो 4-4 नौकर हैं। सोचिए कि जब छींक मारने पे 4-4 नौकर हैं, लेकिन उस बंदी ने अपनी पार्टी में अपने हाथ से आप लोगों को खाना सर्व किया, जिसके पास नौकर चाकरों की कमी नहीं है आपके हिसाब से, तो वो इंसान घमंडी कैसे हुआ? तो मुझे थोड़ी सी ये चीज़ें ऑकवर्ड लगी। तो जब सृष्टि जी ने वीडियो बनाया, उन्होंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया, पार्टी में जाती रही, उनसे मिलती रही, बोलचाल होती रही, हंसती रही, बोलती रही, लेकिन उनके अंदर इतनी चीज़ें चल रही थी कि उन्हें वो -2% की भी पॉजिटिव वाइब्स नहीं आई। फिर भी उस पार्टी का हिस्सा बनी, फिर भी उनके साथ डांस किया, वीडियो बनाया, व्लॉग बनाया, लेकिन आज वो बोल रही हैं कि -2% की भी पॉजिटिव वाइब्स नहीं आई। तो बस उसी के लिए, उसी के जवाब में बाकी के व्लॉगर्स जो इस पार्टी का हिस्सा थे, उन्होंने भी आके इस बात पे बोलना शुरू किया। अब एक पार्टी में 5-6 लोग तो होते नहीं है, 100-200 लोग होते हैं। तो अपना अपना एक्सपीरियंस सबने बताया, क्योंकि इस वक्त जो बात आ गई थी वो उनकी पार्टी फंक्शन, उनकी आवभगत, मान सम्मान पे आ गई थी, है ना। और जो सचिन और सरिता जी का टॉपिक है वो बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है, जिस पे अभी तक भी सिर्फ चीज़ें गोल 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 घूम रही हैं। एग्जैक्ट बात अभी भी सचिन ने जब ये सब चीज़ें सुन ली, तो मुझे तो एक्सपेक्टेशन ये थी कि सचिन जी आके बोलेंगे, ओ माय गॉड, ये बंदी रिकॉर्डिंग कर रही थी और इस बंदी ने आपको रिकॉर्डिंग अवेलेबल कराई और मुझे झूठ बोला। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस रिएक्शन फ्रॉम सचिन जी, कि वो आके बोलें, शौक हूँ कि वाओ ये तो गेम खेल गई, ऐसा रिएक्शन। चलो ओपन प्लेटफॉर्म पे ना बोलते, बैक कैमरा बोलते, ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन उन्होंने इतना इजीली इस चीज़ को ले लिया, तो उसका मतलब आपने आज सरिता जी से ऊपर इशू को रख लिया। आई होप कि मेरे पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर हुए होंगे। तो चापलूस तो फिर लोग सृष्टि को भी बोल सकते थे, 2-4 लोग जो आपके लिए भी बोलने आए थे, चापलूस उन्हें भी बोल सकते थे, लेकिन ना तो वो चापलूस थे, ना ही अब जो सरिता जी के लिए बोल रहे हैं वो चापलूस हैं, क्योंकि सृष्टि जी ने अपना एक नज़रिया बताया, अपना एक चीज़ बताई, और अब जो आके बता रहे हैं वो अपना एक एक्सपीरियंस बता रहे हैं। तो हम इसे कहेंगे कि लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, वो चापलूस नहीं है, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। क्योंकि ये एक गलत मैसेज जाएगा कि जो आपके लिए बोलें वो बिल्कुल सच बोल रहे हैं, और जो सरिता जी के लिए बोलें वो चापलूस हैं, वो पेड हैं। नहीं, ये एक गलत परसेप्शन आप अपने दिमाग में भी बना रहे हो और ऑडियंस के दिमाग में भी बना रहे हो कि मेरे लिए है तो सब कुछ सही है, दूसरे के लिए है तो वो चापलूस है। नहीं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। सृष्टि जी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, या जो बाकी लोग आपकी साइड से बोलेंगे वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। बट अगेन मैं वीडियो एंड करने से पहले यही बोलूँगी कि मुद्दा ये था ही नहीं। अभी भी जाके पहला पोस्ट, पहला कम्युनिटी देख लो, जहाँ पे मुद्दा सिर्फ इशू और सचिन जी की मीटिंग को लेके था, लेकिन वो मुद्दा और वो सवाल कहीं ना कहीं डिसअपियर और गोल गोल करने की कोशिश की जा रही है, और उसको किसी और ट्रैक में लेके जाया जा रहा है, जो कि सही नहीं है। पॉइंट टू पॉइंट अगर बातें करो तो वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी और क्लैरिटी मिलती है। पहला एक पॉइंट अपना क्लियर कर लो, उसके बाद अगर आपको दूसरा पॉइंट उठाना है तो वो उठाओ, लेकिन सबसे पहले पहला पॉइंट तो क्लियर करो। पहला पॉइंट अभी क्लियर नहीं किया है, उसे गोल मोल करके घुमा दिया और उसी में दूसरा पॉइंट जोड़ दिया, तो ना तो ऑडियंस पहला पॉइंट समझ पा रही है, ना दूसरा पॉइंट समझ पा रही है, और कंफ्यूज हो गई है। हम भी कंफ्यूज हो रहे हैं, ऑडियंस भी कंफ्यूज हो रही है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक टॉपिक पे अगर आप गलत हो तो दूसरे पे भी आप गलत होंगे। नहीं, हो सकता है पहले वाले में आपकी गलती हो लेकिन दूसरे वाले में आप सही हो, तीसरे वाले में आप सही हो, चौथे वाले में आप सही हो, है ना। किसी में आप सही हो, किसी में वो सही हो, क्योंकि पूरे गलत आप भी नहीं हो किसी किसी टॉपिक में, अब पूरी गलत वो भी नहीं है किसी किसी टॉपिक में। तो इसीलिए टॉपिक वाइज क्लियरिटी दो, देनी है तो बस, वरना ये जंबल रोलर कोस्टर की तरह मत करो। क्लियर 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 ट्रांसपेरेंसी दो, ताकि हम भी कंफ्यूज ना हो, ऑडियंस भी कंफ्यूज ना हो। को भी हर्ट करने के मोटिव से ये वीडियो नहीं बनी है। ये जो मेरे विचार हैं, मैं भी एक ऑडियंस हूँ, मेरे दिमाग में भी मल्टीपल थॉट्स आते हैं, और मेरी आदत है कि मैं हमेशा हर चीज़ को देख के, सुन के अपने पॉइंट्स क्रिएट करती हूँ, क्वेश्चन खड़ा करती हूँ, एक न्यूट्रल ऑडियंस होने के नाते। फेवरेटिज्म को साइड रख के, यू नेवर नो कि इस वीडियो के पीछे मेरे को सचिन जी ज़्यादा पसंद हो, यू नेवर नो कि मुझे इस वीडियो के पीछे सरिता जी ज़्यादा पसंद हो, कोई भी पसंद हो सकता है, लेकिन
वीडियो बनाने का मतलब है कि मैं फेवरेटिज़म को थोड़ा सा साइड में रख के मेरे दिमाग में जो सवाल उठ रहे हैं, मुझे जो चीज़ें गोल मोल लग रही है, मैं बस उनकी क्लैरिटी चाहती हूँ और वो अपनी बातों से यहाँ पे बोल देती हूँ। किसी को भी हर्ट करना मेरा मोटिव नहीं है। तो ये था आज का रिएक्शन वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।